सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका बैंक साथी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एजुकेशन लोन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानना होता है, लेकिन सबको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एजुकेशन लोन है, एजुकेशन के लिए लोन है। और इसका टैगलाइन जो हमने बनाया है दैट इज टेक नाउ पे व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। बहुत सिंपल है कि आप इसको अभी लीजिए। अभी मतलब जब आप अपनी एजुकेशन शुरू कर रहे हैं तो आप इसको ले लीजिए। फिर आप जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाए, आप कमाना शुरू करें, तो इसको भी पे करना शुरू कर दें, इस लोन को। तो एजुकेशन लोन बेसिकली है क्या? एजुकेशन हम देखा जाए तो कि बहुत एक्सपेंसिव अफेयर हो चुका है। आप देखें कि ट्यूशन फीस इतनी बढ़ चुकी है और ये डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। हमारे कोचिंग वगैरह में इतने पैसे लग जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स के लिए उसको और अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्यूशन फीस को, फिर लाइब्रेरीज की फीस होती हैं, फिर हॉस्टल चार्जेस हो सकते हैं, और कई तरीके के चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत महंगा अफेयर हो चुका है। तो वहाँ पे एक हमारे जो पेरेंट्स होती हैं उनको अगर एक डेडिकेटेड लोन मिल जाए जो सिर्फ उसी चीज़ से रिलेटेड हो, यानी कि सिर्फ हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्पेशलाइज्ड हेल्प मिलती है इसके अंदर। यानी कि एजुकेशन लोन में सिर्फ एजुकेशन लोन का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल गया और उसमें आपका ट्यूशन फीस इंक्लूड हो गई। इसमें आपके लाइब्रेरी फीस, इसमें आपके हॉस्टल चार्जेस, इसमें आपके जो बाकी पढ़ाई के खर्चे हो सकते हैं, किताबों के खर्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें प्लस अगर आपको बाहर जाना है तो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वीज़ा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये सारे इसमें कवर होते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड हेल्प एजुकेशन लोन से मिलती है। फिर एक तीसरा पॉइंट ये है कि एक है ना, प्रायोरिटी प्रोडक्ट है। प्रायोरिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट जिसे गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे रखा है। हालांकि हम सब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन लोन बैंकों के द्वारा बहुत ज़्यादा लेवल पे वितरित किए जाएं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। जो कि क्योंकि नॉलेज की कमी है, इसलिए हम लोग बैंक्स को अप्रोच नहीं करते हैं। फिर होता है टाइमली असिस्टेंस। एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन है जो आपको टाइमली असिस्ट भी करता है। मान लीजिए कि आप अब्रॉड हैं, आपकी पहले साल की ट्यूशन फीस चली गई है, आपके पहले साल की हॉस्टल फीस चली गई है, और नेक्स्ट ईयर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो वहाँ पे उनको केटर करने के लिए आप एजुकेशन लोन का हेल्प ले सकते हो। आपके बैंक्स को कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे असिस्टेंट मांग सकते हो टाइमली। तो और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट का काम करता है। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो कि मेहनत करते हैं दिन रात, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जब एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स पास करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, और उसके बाद कहीं अगर ये हो जाए कि उनके पास पैसे नहीं है और इस वजह से वो एंट्रेंस एग्जाम तो पास कर लिया लेकिन एडमिशन नहीं ले सकते, तो वो एक बहुत बड़ा हिच हो जाता है, वो एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन्स में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो जाती है। उनके लिए और भी कई बेनिफिट्स होते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपके लिए लोन का अमाउंट बहुत बढ़ा दिया जाए, वो आपका लोन का पीरियड जो है उसको बढ़ा दिया जाए, आपके इंटरेस्ट कम कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स मिलती हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। तो हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या फ़ायदे हैं। तो अभी हम इसके फीचर्स और बेनिफिट्स थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशन लोन के। कि एक है मोरेटोरियम पीरियड जो होता है वो 1 साल का इसमें मिलता है। अब मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, तो हम बहुत नॉर्मल चीज़ है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग कर ली है, 1 साल का इसमें आपको टाइम दिया जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करते करते ही आपकी जॉब लग जाए। हो सकता है कि 1 साल तक आपकी जॉब ना लगे। तो ये अप टू 1 ईयर होता है। कई बैंक्स होते हैं वो 6 महीने के का ही मोरेटोरियम पीरियड देते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है मैक्सिमम कि 1 साल का आपको मोरेटोरियम पीरियड मिले कंप्लीशन करने के बाद कोर्सेज को। फिर इसमें क्या होता है कि कई लैंडर्स लोन डिसबर्सन जो होते हैं वो वीज़ा अप्लाई करने के पहले ही दे देते हैं। कई ऐसे बैंक्स हैं कि आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले पैसा दे देते हैं, जिससे कि आप वीज़ा भी इजीली अप्लाई कर सको
आपके जो खर्चा वीज़ा में आने वाले हैं वो भी आप मीट कर पाओ। प्रेफरेंशियल रेट्स मिलती है बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि अगर आपके फादर बैंक एम्प्लॉई हैं, आपके पेरेंट्स हैं बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, मदर बैंक एम्प्लॉई है, तो उनके बैंक्स उनको प्रेफरेंशियल रेट्स देते हैं। हो सकता है कि आप खुद एक बैंक एम्प्लॉई हो और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। कई बैंक्स होते हैं जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट देते हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, और मैक्सिमम बैंक्स ऐसे हैं जो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80E, यानी कि आपके पेरेंट्स अगर ये एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो सेक्शन 80C के अंदर इंटरेस्ट जो इसके ऊपर लोन के ऊपर आता है उसको अपने टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। हाँ, ये अप टू 8 ईयर से उनको बेनिफिट मिलता है। लोन फाइनेंसिंग जो होती है वो 1 करोड़ तक अवेलेबल है। हालांकि 1 करोड़ तक हर कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए कहीं ऐसे बैंक्स हैं जो आपको 1 करोड़ तक भी लोन फाइनेंस कर देते हैं। लोन रिपेमेंट जो होता है वो अप टू 15 ईयर्स होता है, 15 ईयर्स से कम भी हो सकता है। एजुकेशन लोन्स जो इंक्लूड करते हैं, हम देखें कि एजुकेशन लोन में क्या क्या चीज़ें आपको कवर होती हैं। आपके यूनिफॉर्म्स हो सकते हैं, आपके बुक्स हो सकती हैं, आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं, आपकी एडिशनल फीस हो सकती है, यानी कि एग्जामिनेशन फीस, हॉस्टल फीस, लाइब्रेरी फीस जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। आपका कॉशन अमाउंट अगर है कोई जो आपको डिपॉजिट करना है जो कि बाद में रिफंडेबल होगा, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। आपके ट्रैवल कॉस्ट हो सकती हैं, और आपके कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, यानी कि आप स्टडी के टाइम पे कुछ टूर्स अगर आपके इंस्टीट्यूट द्वारा करवाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे खर्चा हो रहा है, या थीसिस में कुछ पैसा खर्च होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें। पहली चीज़, यू शुड बी एन इंडियन नेशनल, और एडमिशन जो है वो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में आपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपने किया होना चाहिए। आपने एडमिशन सिक्योर कर लेना चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में। ऐसा नहीं हो कि आपने एडमिशन नहीं मिला है आपको और आप फिर भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एज ब्रैकेट इसमें जरूर होता है। एज ब्रैकेट ये देखा जाएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का क्या एज ब्रैकेट है। यहाँ पे एक भी ये भी देखा जाएगा कि आपने मिनिमम 60% इसमें स्कोर किया हो जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, और 50% होता है SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए। और ये देखा जाएगा कि आपके रेगुलर इनकम, यानी कि को एप्लीकेंट, यानी कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसने कमाना भी शुरू नहीं किया है, तो आपके पेरेंट्स को इसमें को एप्लीकेंट बनाया जाता है, यानी कि वो साथ में इस लोन को अप्लाई करते हैं। वो भी उतने ही लायबल होते हैं इस अमाउंट को रीपे करने के लिए जितना कि आप लायबल है। प्लस गारंटर का भी इसमें सिबिल स्कोर कई बार देखा जाता है। गारंटर की जरूरत कहाँ पड़ती है हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अब हम आते हैं कि कोर्सेस इसमें क्या अवेलेबल हैं। तो कोर्सेज इंडियन स्टडीज़ के लिए जो अवेलेबल हैं उसमें आप ये पढ़ सकते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा कोर्स हो। ये जरूर देखा जाएगा कि अप्रूव्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़, UGC, AICTE, IMC या गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, या IIT, IIMs में अगर कोई आप डिग्री डिप्लोमा कोर्स करने हो तो वो चलेगा। इसमें टीचर ट्रेनिंग, नर्सेस कोर्सेज भी अप्रूव्ड हो सकते हैं। रेगुलर डिग्री डिप्लोमा कोर्स भी जो हो वो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, जैसे कि एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग वगैरह। आप जॉब ओरिएंटेड अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, या कोई टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि MCA, MBA, MS, तो ये भी इसके अंदर आपको लोन मिल सकता है। और कोई कोर्स जो है कंडक्ट किए जाते हैं CIMA या फिर CPA द्वारा, यानी CIMA है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, और CPA होते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कोर्सेज अवेलेबल अब्रॉड के लिए क्या है। ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है, किसी भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किया जा सकता है, उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कुछ कर रहे हैं, MCA, MBA, MS अब्रॉड से अगर आप कर रहे हैं कोर्स, तो उस पर कोई लोन आप ले सकते हैं। या फिर जो हमने पीछे डिस्कशन किया CIMA लंदन, और चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं मार्जिन, गारंटर एंड कोलेट्रल रिक्वायर्ड को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, 4 लाख रुपए तक कोई मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं है। 4 लाख से ऊपर 5% इंडियन अगर आप स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोन, ओवरसीज अगर आप स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 15% मार्जिन रिक्वायर्ड होता है।
यानी कि अगर आपने 4 लाख रुपए के ऊपर कितना भी लोन आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 95% बैंक जो है वो आपको लोन दे देगा, बाकी 5% आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी या जो जो भी आप इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हैं। अगर आप ओवरसीज स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो 15% यानी कि 85% तक बैंक आपको लोन दे देगा, 15% आपको देना पड़ेगा उस अमाउंट का। गारंटर एक इसमें चाहिए होता है अगर 4 लाख से 7.5 लाख रुपए तक अगर आप लोन ले रहे हैं, यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पिताजी को एप्लीकेंट हैं और एक गारंटर बीच में चाहिए होगा जो कि ये गारंटी देगा कि 4 लाख से 7.5 लाख तक हम ये लोन ले रहे हैं, अगर ये नहीं दे पाए तो उस लोन को मैं चुकाऊंगा। कोलेटरल रिक्वायर्ड होता है। कोलेटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी कि आप कोई ना कोई चीज गिरवी उसमें साथ में देते हो। अगर 7.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर लोन है, ऑब्वियसली उस जो सिक्योरिटी और जो भी गिरवी दोगे उसकी कीमत भी उस अमाउंट से ज़्यादा ही होगी। कोलेटरल फ्री लोन्स होते हैं अप टू 40 लाख सेलेक्ट कोर्सेज के लिए, सेलेक्ट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, सेलेक्ट लेंडर्स से। यानी कि हो सकता है कि कोई आईआईएम्स या आईआईटी का ऐसा कोर्स है जिसको कुछ बैंक्स जो है वो 40 लाख तक आपको लोन दे सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें आपसे कोई भी कोलेटरल ना लें, कोई भी गिरवी चीज ना लें। इसमें कोलेटरल्स जो एक्सेप्टेबल होते हैं वो रेजिडेंशियल रिहायशी हो सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई प्लॉट भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, सिक्योरिटीज हो सकती हैं। सिक्योरिटीज क्या हो सकता है? सिक्योरिटीज का मतलब है कि हो सकता है आपके पास कोई इंश्योरेंस की कोई प्लान ले रखा है आपके पेरेंट्स ने और उसकी किस्तें जा रही हैं, उसका एक अमाउंट इकट्ठा हो चुका है, तो उसके ऊपर भी लोन लिया जा सकता है। लेट्स डिस्कस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने हैं। नॉर्मल चीज़ें हैं स्टूडेंट एप्लीकेंट के लिए। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड्स चाहिए, आपको एंट्रेंस एग्जाम जो आपने पास किया है उसका रिजल्ट चाहिए, प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए, यानी कि कोई ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर आपको इंस्टीट्यूट से मिला हुआ है तो वो चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टडी चाहिए, यानी कि आपका जो खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, उसका स्टेटमेंट चाहिए, साथ में 2 पासपोर्ट फोटो आपको इसमें चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर को एप्लीकेंट, यानी कि आपका साथ जो आपके पेरेंट्स को एप्लीकेंट अगर बने हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अगर कोई पहले से लोन लिया हुआ है किसी बैंक के द्वारा तो उस लोन का पिछले 1 साल का स्टेटमेंट चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इनकम के प्रूफ चाहिए को एप्लीकेंट के या गारंटर के लिए, वो है सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट पिछले 3 महीने का, फॉर्म 16 की कॉपी हो सकती है, 2 साल की आईटी रिटर्न हो सकती है, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का। अगर जो आपके को एप्लीकेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी खुद का ही काम कर रहे हैं, या गारंटर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका खुद का ही काम है, उसकी सैलरी स्लिप्स नहीं आती हैं, तो फिर उसको बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए, आईटी रिटर्न चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होती है 2 साल की, वो चाहिए, टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए अगर कोई प्रोफेशनल है। मान लीजिए कि सीए हैं या डॉक्टर हैं जो प्रोफेशनल अपना प्रैक्टिस करते हैं और वहां से उनकी इनकम आती है, और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इंटरेस्ट रेट और चार्जेस को भी हम डिस्कस कर लें। इंटरेस्ट रेट जो होता है इसमें 7.95% से हो सकता है कि 16.5% तक चला जाए। ये डिपेंड करता है MCLR पे, ये डिपेंड करता है PLR पे, ये डिपेंड करता है CRR पे। अब इन पॉइंट्स को, इन जार्गन्स को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हर बैंक ये डिसाइड करता है कि जो बेस लेंडिंग रेट है, यानी कि जो उसकी लागत है उसके लोन की, यानी उसकी कीमत है उसके पैसे की, उसके ऊपर वो कितना स्प्रेड लेना चाहता है, उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा कितना कमाना चाहता है। हो सकता है कि किसी कोर्सेज के लिए वो 20 पैसा ही कमाना चाहे। मान लीजिए कि SBI बैंक से आप अप्लाई करते हैं, आपको IIT में एडमिशन लेना है, तो SBI बैंक कहता है कि मेरी 8% की बेस रेट है, यानी कि 8% तो मेरे खर्चा आ रहा है, उसके ऊपर मैं सिर्फ 25 पैसा आपसे लूंगा, तो 8.25% का आपका ब्याज लग जाएगा। हो सकता है कि आप किसी NBFC के पास जाएं लोन लेने के लिए, और हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट IIT जैसा ना हो, तो वहां पे स्प्रेड बढ़ सकता है। वो हो सकता है कि वो कहे कि मेरा बेस रेट जो है 10% है, यानी कि मेरी जो कीमत है, मेरी जो लागत आ रही है इस पैसे की लोन देने की, वो आ रही है 10%। अब 10% के ऊपर मैं 6% आपसे ब्याज लूंगा। तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक।
फिर इसमें प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो 0 to 2% होती है। अगेन डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कोर्सेज टू कोर्सेज, किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं। प्री क्लोजर चार्जेस इसमें निल होते हैं, यानी कि आप अगर बीच में अगर इसको क्लोज करना चाहें, आपकी जॉब लग गई है, एक अमाउंट खड़ा है, उसकी किस्तें चालू हैं, आप चाहते हैं कि उस अमाउंट को एक साथ पे करना है तो आप पे कर सकते हैं। प्री क्लोजर चार्जेस कुछ भी नहीं लगते हैं इसके अंदर। चेक ईएमआई बाउंसेस होती हैं तो वही सेम 500 पर ईएमआई और चेक बाउंस इसमें लगता है। एजुकेशन लोन के लिए हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। MCLR, रेपो, बेस रेट जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इन सबको आप पहले देख लें कि कौन सा बैंक किसके बेस पे आपको लोन दे रहा है, वो स्प्रेड क्या रख रहा है, वो बेस रेट किसको मान के चल रहा है, उसमें कितना खर्चा वो जोड़ के अपना मान के चल रहा है। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे बैंक वालों से, जब तक आप उनसे नेगोशिएट नहीं करेंगे, वो आपको बताएंगे कि नहीं कि वो किस बेस पे ले रहे हैं, और आप नेगोशिएट नहीं करोगे तो आपको ही लॉस होगा। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि वो किस बिहाफ पे आपसे क्या बेस लेके चल रहा है, क्या उस पे स्प्रेड लेके चल रहा है, और आप कंपैरिजन कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट इसमें देखना जरूरी है। मैंने अगेन वही इंटरेस्ट रेट जो है वो निकल के आएगी बेस रेट से ही। फिर आपको चार्जेस देखने हैं, प्रोसेसिंग फीस क्या ले रहे हैं, प्री पेमेंट के क्या चार्जेस हैं, लेट पेमेंट की ईएमआई के क्या चार्जेस हैं, इन सबको कंपेयर करना जरूरी है। आप जब भी लोन लेने जाएं तो सिर्फ एक बैंक के लिए से अप्लाई ना करें। अधिकतर क्या होता है इंडिया में कि जहां मेरा खाता है या मेरे पेरेंट्स का जहां पे खाता है वहीं से मैं अप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। ना तो मैं कहीं और जाके किसी से डिस्कस करता हूँ, ना ही मैं कहीं जाके कंपैरिजन करता हूँ, ना ही मैं रिसर्च करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मोरेटोरियम पीरियड भी इसमें ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कई बार 6 महीने का भी मोरेटोरियम पीरियड होता है। सॉरी, जॉब नहीं लगी है, आपके कोर्स होते ही 6 महीने के बाद आपकी ईएमआई चालू हो जाएगी। कई लोग होते हैं जो 1 साल के बाद करते हैं कई इंस्टीट्यूट्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मोरेटोरियम पीरियड क्या है। कंपैरिजन ऑफ कोर्सेज भी इसमें आपको करना बहुत जरूरी है। जब आप कोर्सेज के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं, अधिकतर क्या होता है कि आपको अब्रॉड जाना है, आप इसी बात से खुश हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करवा रहा है, वहाँ से हो जाएगा। तो ये आप जब तक कंपेयर नहीं करेंगे कि आप कौन सी जगह जा रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, उस पे लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ये सारी रिसर्च आपको अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद ही किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोन लेने जाएंगे तो ये जरूर देखा जाएगा कि आप कोर्स कहाँ से कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके अभी भी कहीं क्वेश्चंस रह गए हों जिसको आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हम आपको कमेंट में ही आपको रिप्लाई भी कर देंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, स्पेशली आप अपने पेरेंट्स को शेयर कर दें। और अगर पेरेंट्स इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को शेयर कर सकते हैं इस फर्दर डिस्कशन के लिए। इसको लाइक आप जरूर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इसको सब्सक्राइब करने से हम और भी जो आपके वीडियोस, हमारे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस आपके पास आते जाएंगे लोन से रिलेटेड, तो वो आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे और आप समय समय पर इनको देख पाएंगे।